नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यूपीएससी फोड़ दिया। मेरे 4 साल का यूपीएससी का सूखा, उसका दुख, उसका रुदन, उसके छुपाए आंसू एक ही पीडीएफ में और एक ही चीख के साथ बाहर आ गए। ऐसा लगा कि कई सालों से रुके हुए और जमे हुए आंसू एक प्रवाह में निकल आए हो। रिजल्ट वाले दिन मैं दिल्ली में था और एंजल जयपुर में। रिजल्ट सुबह 11:30 बजे के करीब आ गया था। मैंने उन्हें फोन मिलाया और सबसे पहले उनका रिजल्ट बताया। जब मैंने उनसे कहा कि उनका टॉप 50 में चयन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रैंक बताई तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मैं और सुमित एंजल से मिलने जयपुर निकल गए। रिजल्ट वाले दिन एंजल का बार बार मुझसे बात करना प्रिंसिपल साहिबा को अखर रहा था। मैं कार में बैठे बैठे एंजल का यूट्यूब वीडियो देखने लगा। सिविल दिल्ली कोचिंग में उनका इंटरव्यू था जो 2018 का था, जो एंजल को व्हाट्सएप कर दिया। ये बकवास वीडियो था, मैंने हटवा दिया। ये मेरे सबसे खराब मार्क में से एक था। एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा, आपने कोचिंग वाले को कॉल करके वीडियो हटवा दिया। क्या बात है मैडम। वैसे मॉक इंटरव्यू देते समय मुस्कुरा तो बहुत अच्छे से रही थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत बेकार था। हट गया क्या? एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अब तो एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी सफलता का राज जानने पूरा मीडिया उनकी मम्मा के ऑफिस के बाहर खड़ा था। वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में मशगूल है। यही प्यार की असली ताकत होती है। हाँ, अभी 4 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है। टीवी चैनलों द्वारा एंजल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यूपीएससी में चयनित उन सैकड़ों अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिन्होंने 4 अगस्त को परीक्षा पास की थी। ऐसा लग रहा था मानो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली रैंक हासिल कर ली हो। ऐसा लग रहा था कि सिलेक्ट हुए ये बच्चे भारत का कायाकल्प कर देंगे। असल में होता क्या है ब्यूरोक्रेसी में, ये हम सब भारतीयों को अच्छे से मालूम है। टीवी चैनलों द्वारा यूपीएससी टॉपर्स का महिमा मंडल किए जाने से खफा एक सीनियर पत्रकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, जो कुछ इस प्रकार है। वैसे तो बहुत सारी चीजें भारत में गलत हैं, लेकिन एक चीज है जो कि गलत तो हुआ परंतु उसे बहुत अच्छे कार्य के रूप में दिखाया जाता है। वो है सरकारी नौकरी। खासकर यूपीएससी में अधिकारी पद पर पाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और उनका महिमा मंडल। मैं बचपन से ही टीवी पर यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता आ रहा था और आजकल यूट्यूब पर कई ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाने की वजह से फेसबुक, यूट्यूब आदि पर हर दूसरा तीसरा विज्ञापन इन्हीं लोगों के इंटरव्यू से संबंधित मिल जाता है। ये सफल छात्रों के अनुभव, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी कोचिंग पकड़ी आदि के बारे में होता है। इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला उस छात्र को किसी महापुरुष की तरह दिखाता है, उससे ऐसे बर्ताव करता है जैसे उस छात्र ने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो, जो उसके पहले बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत दिखाई। मेरे अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को महापुरुष के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उन्हीं का इंटरव्यू ली जाना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक कार्य किया हो। किसी के द्वारा कोई नौकरी पा लेना कोई महानता का कार्य नहीं है, जब तक कि उसकी नौकरी किसी सैनिक, किसान आदि की न हो। उस छात्र की नौकरी सिर्फ उसके और परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले उसे नौकरी पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने इस नौकरी के दौरान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव किया है। तभी उसका महिमा मंडल किया जाना चाहिए। इन इंटरव्यू के दौरान साथ में ये सूचना भी देनी चाहिए, व्यवसायिक प्रचार, कमर्शियल प्रमोशन। जैसे फिल्मों में जब किसी कलाकार को धूम्रपान करते दिखाया जाता है तो सूचना दी जाती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बात पर विचार करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जिस छात्र का इंटरव्यू हो रहा है उससे ऐसा क्या खास है जो इसको बोलते हुए सबको सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी नौकरी से इस्तीफा देकर आए और बोले कि मैं आईएएस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, तो उनको हमें सुनना चाहिए क्योंकि उनके आईएएस बनने से देश को सच में फायदा हो सकता है।
वो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटी नौकरी ले रहे हैं देश सेवा के लिए, इसलिए उनकी महानता का सम्मान करते हुए हमें उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन किसी साधारण छात्र को नौकरी मिलने पर इंटरव्यू लेने का कोई तुक नहीं बनता। उसने एक नौकरी लेकर कोई देश पर एहसान नहीं किया, सिर्फ एक सीट को कम किया है। क्योंकि इन नौकरियों में सीटें सीमित संख्या में हैं, तो इन छात्रों के द्वारा बताई गई टिप्स का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि यूपीएससी में कुल 1000 सीटें आती हैं। टॉपर छात्र ने मान लीजिए बोला कि अमुक किताब पढ़ने से फायदा मिलेगा। उसी वर्ष देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उस छात्र की सलाह मानकर वही किताब पढ़ी। अब बताइए कि उस वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाएंगे? जाहिर सी बात है कि 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होंगे। अब फिर से जरा सोचिए कि उसका इंटरव्यू किसी ने न लिया होता और इस प्रकार अमुक किताब का जिक्र भी न होता, तो कितने छात्र इस बार उत्तीर्ण होते? फिर से 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होते। कहने का मतलब इन टॉपर छात्रों के इंटरव्यू से हो सकता है राम के बजाय श्याम का फायदा हो जाए, लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि राम के बदले श्याम अधिकारी बन जाएंगे तो देश के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसा राम करते हैं। अगर टॉपर छात्र कोई अपाहिज, बहुत निर्धन, रिक्शा चालक आदि भी हो तो इस तरह के इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है, किसी एक तो रिक्शा चालक को अधिकारी बनाने से बाकी लाखों रिक्शा चालक की सामाजिक हालत नहीं सुधरेगी। वो अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसा खास नहीं करने वाला जिसकी वजह से देश की गरीबी घटेगी या देश में कुछ अच्छा बदलाव आएगा। उसने बस एक नौकरी ली है जिसके सीमित पद थे और कुछ वर्षों की नौकरी के बाद उसके विचार और किसी दूसरे अधिकारी के विचार जिसके बाप दादा भी अधिकारी में थे में कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के इंटरव्यू से देश का क्या नुकसान? 2 तरह से नुकसान है। कोचिंग क्लासेस को बढ़ावा मिलता है और कोचिंग क्लासेस लगातार कंपटीशन का कट ऑफ बढ़ाती हैं। मान लीजिए कि देश में एक भी ऐसी कोचिंग न हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कराएं। अब ऐसे में हर छात्र खुद से पढ़ेगा, खुद से विषय को समझेगा। क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना है तो जाहिर है कि पूरा सिलेबस खत्म करना मुश्किल होगा। ऐसे में जो भी 30-40% पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए काफी होगा। अब जब इतनी क्लासेस चालू हो गई हैं तो पूरा सिलेबस और उसे याद करने और समझने का ट्रिक आदि से आसानी मिल जाएगा, जिस वजह से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जब पूरा सिलेबस पढ़ के आते हैं तो अपने आप ज्यादा स्कोर करते हैं और कट ऑफ ऊपर उठता है। अगर परीक्षा की कठिनाई हर बार न बढ़ाई जाए तो इससे नुकसान ये होता है कि जो नौकरी आपको 1 वर्ष की तैयारी में मिल सकती है उसके लिए आपको 3 से 4 साल देने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू पहले से नौकरी कर रहे छात्रों को भी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ को नौकरी मिल जाती है लेकिन 99% को पैसा और समय बर्बाद करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। अब ऐसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने काम में ही मन लगाते तो और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन इंटरव्यू के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सरकारी अधिकारी बनने के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत को बस IAS IPS की जरूरत है, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग जैसी कंपनियां मौजूद हैं। 21वीं शताब्दी में जब भारत विश्वस्तरीय स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए तरस रहा है, तब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सरकारी अधिकारी बने। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में एक पंखे में लगने वाली चिप भी निर्मित नहीं होती और चीन से मंगानी पड़ती है, और ये फैक्टर फिर से कट ऑफ को बढ़ा देता है, क्योंकि जो पहले से नौकरी में हैं वो थोड़े ही ज्यादा होशियार होते हैं। इससे बेरोजगार छात्रों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। संक्षेप में ये साक्षात्कार परीक्षा को लोकप्रिय बनाने, अपनी कोचिंग क्लासों की ब्रांडिंग के लिए छात्रों, नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरह से ये कक्षाएं और साक्षात्कार समाज और छात्रों की मदद नहीं करते, उल्टे नुकसान ही करते हैं। अभिषेक जी ने एक दूसरा नजरिया पेश करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नशा। आज संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही मंच, माला, माइक, कैमरे सज चुके हैं।
टॉपर्स के घर टीवी चैनलों की छापेमारी शुरू हो चुकी है। उनकी सफलता का राज जानने के लिए वो भी अपने घर के सादे से ड्राइंग रूम में इंटरव्यू देते हुए कंसिस्टेंसी और फंडामेंटल्स, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट मेकिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे भारी भरकम शब्दों पर ध्यान देने को सफलता का मूल बता रहे थे। और हाँ, फैमिली को बड़ा सा थैंक यू करके सपोर्ट कर रहे थे। अगले दिन कोचिंग वालों के इश्तिहार और अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भरे पड़े होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स के नए पेज, प्रोफाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। फिर शुरू होगा देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खरीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएंगे, कुछ कर गुजर जाने के जज्बे जोर मारेंगे। फिर बहुतेरे बालक बालिकाएं दिल्ली, जयपुर की तरफ कूच करेंगे, जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी बाल न कटवाने का, फेसियल वैक्स न करवाने का प्रण लेंगे। मुखर्जी नगर व राजेंद्र नगर अब जोश से लबरेज हो जाएंगे। इश्कबाजी और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से जरा परहेज। फिर 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ का रिजल्ट में नाम आ जाएगा और कुछ घटी हुई एनर्जी और बढ़ी हुई फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी बुकिंग जारी रखेंगे। सिविल सर्विसेज के रगड़म पेलिस में आपकी बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ही आपकी सिंसियरिटी का परिचायक होगी। फ्रस्ट्रेशन, उम्र और दाढ़ी तीनों बढ़ती जा रही है। फिर पीछे से कोई 3-4 साल वाला जूनियर बालक बालिका पहले ही अटेम्प्ट में ठीक ठाक रैंक पेल देता है। तब फ्रस्ट्रेशन का इंडेक्स 1 अंक और ऊपर खिसक जाता है। ज्ञान इतना हो जाता है कि आप चलते फिरते गूगल बन जाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों का पैकेज भारत के बढ़ते आयात की तरह विशाल हो जाता है। उनके हाथ में बधी एप्पल वॉच हमें अपना समय देखने को विवश कर देती हैं। अब जीवन में अध्यात्म की एंट्री होने लगती है। अवसरों की कमी और पैसे की तंगी दोहरी मार करती है। दिल्ली, इंदौर जैसे चमकदार शहर में सब मोह माया है, अहम ब्रह्मास्मि, चरैवती जैसे एथिक्स में पढ़े सभी दार्शनिकों के सबक याद आने लगते हैं। दुनिया भर की जियोग्राफी और पॉलिटी अंदर ही अंदर जोर मारती है। लौंडे विरक्त होने लगते हैं दुनियादारी से। और फिर शुरू होता है दिल्ली की गलियों से पलायन। एक सपने के पीछे एक उम्र खप जाती है और फिर हम दाढ़ी साफ करके यूपीएससी के तिलिस्म को तोड़ इधर उधर सेट हो जाते हैं। लड़कियों के माता पिता उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी शादियों पर जोर करते हैं। कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार और फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल और जो बुद्धिमान है वो साथ साथ बीएड करके संविदा शिक्षक की ओर पलायन कर देते हैं। बचे कुछ ब्रह्म राक्षस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी बनकर अपने अनुभवों पर प्रवचन देने लगते हैं। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के शब्दों में कहें तो आप तो सिविल सर्विस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विस आपसे बाहर नहीं निकलती। मैं चाहता हूं टीवी पर एक इंटरव्यू इस तरह से थके हुए, बुझे हुए लेकिन मेहनती, जुझारू, संघर्षरत पलायनवादियों का भी जरूर होना चाहिए। इस यूपीएससी की संध्या पर सिर्फ टॉपर्स ही सब जानते हो वैसा नहीं है। उनकी यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्या मुझे राजस्थान कैडर मिल जाएगा? एंजल का मैसेज था। शायद ही मिले, क्योंकि आपसे पहले 3 और हैं जनरल कैटेगरी में, मैंने कहा। एंजल की आईएएस परीक्षा में चयन ने समाज में प्रचलित कई मिथकों को तोड़ दिया। पहला मिथक तो यह टूटा कि यह प्यार और यूपीएससी साथ साथ नहीं हो सकते। मजे की बात यह है कि वर्ष 2018 में कनिष्क कटारिया ने स्वीकार किया था उनके चयन में उनकी गर्लफ्रेंड सोनल का हाथ था और इस साल एंजल के चयन में उनके बॉयफ्रेंड यानी गिरीश का हाथ। एंजल ने दूसरा मिथक यह तोड़ा कि आईएएस अफसर बनने के लिए 16 से 18 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। एंजल नियमित तौर पर 6 से 7 घंटे ही पढ़ती थी। तीसरा मिथक यह तोड़ा कि सोशल मीडिया सफलता में बाधक है। एंजल और मैं हर रोज 1 से 1.5 घंटे फोन पर डिस्कशन किया करते थे। इसके अलावा एंजल हर रोज तैयारी को धारदार बनाने के लिए ओनली आईएएस प्रीलिम्स बूस्टर और द हिंदू का एडिटोरियल देखा करती थी। साथ ही दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट ऑडियो आर्टिकल और साप्ताहिक करंट अफेयर जैसे प्रोग्राम भी नियमित तौर पर देखा करती थी। उनकी सफलता में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाधक की जगह सहायक बने। जब मैंने एंजल की आईएएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो मुझे लगा मेरी सारी तपस्या का फल उसी क्षण बिना मांगे ही मिल गया।
मैं इतना खुश था कि यूपीएससी में हर गंभीर अभ्यर्थी को चीख चीख कर कहना चाहता था। मैं इतना खुश था कि मैं यूपीएससी के हर गंभीर अभ्यर्थी को चीख चीख कर कहना चाहता था कि यूपीएससी असंभव नहीं है। मैं कहना चाहता था कि लगे रहो तो यूपीएससी को फतह किया जा सकता है। सपना तुम्हारा है तो जान भी तो तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। एक बात को गांठ बांध लो, ध्यान में रखना कि सिविल सेवा में चयन तभी संभव होता है जब आपने तैयारी ओवरऑल की हो, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ। अर्थात तैयारी शुरू करने के पहले दिन से ही लगभग 1.5 साल तक तीनों पार्ट की एक साथ तैयारी करें। फिर जब प्रीलिम्स एग्जाम को 3 महीने रह जाएं, तब केवल प्रीलिम्स की तैयारी होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में न तो केवल तथ्यों से काम चल सकता है और न ही केवल कॉन्सेप्ट से। आपको जरूरी तथ्यों तथा कॉन्सेप्ट दोनों पर अच्छी तरह पकड़ बनानी चाहिए। आप न तो केवल ज्ञान के दम पर सिविल सेवा पास कर सकते हो, न ही केवल लेखन शैली के दम पर। आपको आवश्यक ज्ञान हासिल करने तथा अच्छी लेखन शैली दोनों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही तैयारी शुरू करने के पहले दिन से एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह का व्यक्तित्व बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज का टाइम ही ऐसा है कि अधिकतर युवा आपको आसपास के माहौल से शिकायत करते हुए तथा व्यवस्था को कोसते हुए मिल जाएंगे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर श्रम साधना वाले कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो न गरीबी, न असुविधा और न ही तमाम कठिनाइयों की एक बार भी शिकायत किए एक दिन इतने काबिल हो जाएंगे कि भविष्य में उन्हें मैनेजमेंट की किताबों में जीवन प्रबंधक के रूप में तथा इतिहास की किताबों में उन्हें युग पुरुष के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो एक दिन में सुबह उठने से लेकर सोने तक के जो 17 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें आप जो भी कार्य करते हो उसमें से अपना 110% दो। दोस्तों, अपना कर्म कुछ इस तरह से करो कि जब भगवान दुनिया में सबसे अच्छे कर्म करने वाले 0.1% लोगों की रैंकिंग जारी करें तो उनमें आपका नाम जरूर हो। अगर आपने सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की सूची में जगह बना ली तो आपकी दुनिया में सफल होने के 0.1% लोगों में से एक होने की गारंटी मैं देता हूँ। मैं यह सब उस गंभीर अभ्यर्थियों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इन सारी बातों ने एंजल को कठिन परिस्थितियों में बहुत मदद की थी और आज वह भारत की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 50 में चयनित होने में कामयाब हो गई थी। सिलेक्शन होने के बाद जब उन्हें ग्राम वासियों द्वारा सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ सफलता के सूत्र बताए थे जो यूपीएससी में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शानदार थे। पहला सफलता का सूत्र उन्होंने यह बताया कि एक सवाल हर रोज खुद से कीजिए कि क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा या कर रही हूँ। अगर उत्तर मिले नहीं तो उस काम को उत्कृष्ट तरीके से करने के उपाय जरूर खोजें, क्योंकि औसत तरीके से किए गए काम के परिणाम भी अक्सर औसत ही होते हैं तथा उत्कृष्ट तरीके से किए गए काम के परिणाम भी उत्कृष्ट मिलते हैं। फिर चाहे वो काम पढ़ने का हो या फिर पढ़ाने का, खेलने का हो या फिर खिलाने का। आप ग्रेट बनने के लिए काम न करें, बल्कि आप जो भी काम करें उसे ग्रेटनेस के साथ करें। आप उस क्षेत्र में जरूर एक दिन ग्रेट बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस संकल्प को ठाना हो, अगर बस उसी को पाना हो तो अच्छी रणनीति बनाओ, उस पर अमल भी करो। मंजिल की राह में विकल्प बहुत मिलेंगे, पर विकल्पों में भटक कर संकल्प को आंखों से ओझल नहीं होने देना। यदि आप अपने लिए संकल्प के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से पहले इनकार करते हैं तो आप एक दिन अपने संकल्प को जरूर पालेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो एक नियम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, वो है 20-80 का। इस नियम के तहत आप अपनी दिनचर्या के समय में उस 20% का भाग उठाओ जो आपके लिए प्राइम टाइम हो। इस समय में आप अपने प्राथमिकताओं वाले 20% कार्यों को हर हाल में निपटा लें। मजे की बात यह है कि 20% महत्वपूर्ण समय तथा कार्य आपकी सफलता में 80% रोल प्ले करता है। चौथी बात, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं, लक्ष्य पर निगाह रखते हैं, इसीलिए उन्हें भीड़ नहीं मंजिल दिखाई देती है। इसीलिए वो हजारों हजार की भीड़ को चीर कर भी सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। पांचवी बात, अधिकतर लोग वही राह चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज्यादातर अनुशासन के फेर में न उलझना पड़े। यानी वे शरीर को अधिकतर समय आरामदायक स्थिति में तथा मस्तिष्क को अधिकतर समय अर्ध प्रसुप्तावस्था में ही रखना चाहते हैं
ताकि कुछ नया न करना पड़े, कुछ नया न सोचना पड़े और न ही परिस्थितियों में से दो दो हाथ करने पड़े। वहीं कुछ लोग कठोर मेहनत वाली, कुछ नया और कुछ बड़ा करने वाली कठिन राह को चुनते हैं तथा मंजिल मिलने तक हिम्मत नहीं हारते, चैन से नहीं बैठते तथा कर्म, अनुशासन तथा लगन के त्रिकोण की लय नहीं खोते हैं। सफलता के सूत्र के रूप में छठवीं बात एंजल ने यह बताई कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीवन में संगति बहुत अहमियत रखती है। इंसान की जैसी संगति होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इंसान के गुण दोष संगति पर निर्भर करते हैं, यानी संगति मानवीय गुणों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। संगत की वजह से अक्सर व्यक्ति के चाल ढाल, रहन सहन, खान पान, बात करने का सलीका, चरित्र आदि में परिवर्तन आ जाता है। कविवर रहीम का एक दोहा है कि कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ दोहे का भावार्थ यह है कि संगति का असर हर चेतन वस्तु के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है कि इंसान योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। मनुष्य का आचरण, स्वभाव उसकी संगति से ही निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके जीवन पर उसका व्यापक असर उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता ही है। जीवन में उन्नति की सीढ़ी सत्संगति है। अच्छी संगति एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मात्र से व्यक्ति सदाचरण का पालक बन जाता है और विनम्र, परोपकारी, ज्ञानवान एवं दयावान बन जाता है। यही नहीं, अच्छी संगति में इतना ओज होता है कि वह बुराइयों का नाश करने की क्षमता रखता है। यहाँ सत्संगति का अभिप्राय सच्चरित्र व्यक्तियों के संपर्क में रहना, उनसे संबंध बनाना है। संगति से ही व्यक्ति को संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि कोई इंसान खुद में सुधार चाहता है पर उसकी संगति यदि बुरे विचार वालों यानी दुर्जनों की रही हो तो उसे अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वहीं यदि संगति सज्जन लोगों से की होती तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा शुद्धि के मार्ग की ओर बढ़ जाएगी। गुणीजन और अच्छे व्यक्ति साथ में हो तो मानव सन्मार्ग की तरफ चलेगा। गलत आचरण वाले का साथ मिल गया तो मानव व्यसन, व्याभिचार की ओर चल पड़ेगा। इसीलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। हम सभी को वैसे मित्र रखने चाहिए जो हमें ऊंचाई से नीचे न गिराएं, बल्कि नीचे से ऊंचा उठाने में सहायक हो। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसीलिए हमें अपने दोस्त सोच समझकर और सावधानी से चुनने चाहिए। कुल मिलाकर हम सत्संगति यानी अच्छी संगति में रहकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। एंजल ने सफलता के सूत्र के रूप में एक बात और बताई कि जब भी निर्णय लेने में दुविधा हो तो अपने अंतर मन की आवाज सुने। अंतःकरण, अंतरात्मा को मनुष्य में सही गलत, नीति अनीति, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का अंतर करने वाला नैतिक बोध माना जाता है, जो कि मनुष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अंतःकरण की मदद से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे प्रसन्नता की भावनाएं जन्म लेती हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना रहा है कि अंतःकरण की आवाज हमारे अंदर से सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती रहती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आधुनिक जिंदगी के कोलाहल में उस आवाज को सुन नहीं पाते। अपने अंतःकरण की आवाज को न सुनने वाला मनुष्य जीवन में सदैव अशांत और पथभ्रष्ट ही रहता है। कई बार यह देखा जाता है कि इंसान जब लोभ और लालच के कारण अपने क्षणिक भौतिक सुख के लिए अपनी अंतःकरण की आवाज नहीं सुनता तो वह बुरे आचरण में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ और अशुभ का भान ही नहीं रहता। महात्मा गांधी तो अंतरात्मा की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतःकरण की आवाज ही हुआ करती थी। गांधी जी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सत्य के साथ खड़े रहे, इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल भी रहे। जीवन में हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहने का सरल सा तरीका ये है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुने, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सही होती है।
हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होंगे तब कहीं न कहीं अपनी त्रुटि भूल से परिचित होते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है, अंदर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यह हमारी अंतःकरण की आवाज होती है जो कुछ हमें गलत करने या किसी को कष्ट पहुंचाने से रोकती है। परंतु जब हमें अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी अच्छे कार्य के बारे में दुविधाग्रस्त होते हैं, मसलन सड़क हादसे में किसी की सहायता करने के लिए रुकना, तो हमारी अंतरात्मा इसके लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतःकरण की आवाज हमें सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गलतियां जिनकी वजह से असफल होते हैं हम। आईएएस बनना एक वो सुनहरा सपना है, ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिलों में पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी जान लगा देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और बाकी लोगों के लिए ये मात्र एक ख्वाब ही रह जाता है। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस बना सकता है? मेरा जवाब है नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने के बाद जीवन की मिली जुली सफलता और असफलताओं के बाद मैं आपके बीच अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारी सफलता के आड़े आती हैं। इन गलतियों की वजह से या तो सफलता देर से मिलती है या कई बार समय निकल जाता है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। पहली गलती, गलत शुरुआत। अक्सर जब हम तैयारी के क्षेत्र में आते हैं तो जोश इतना होता है कि बिना कुछ जाने और समझे बस जुट जाते हैं तैयारी में, लेकिन वो सिर्फ आपका जोश है और आपके इस जोश के साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। आपका पहला कदम परीक्षा व सिलेबस के विषय में संपूर्ण जानकारी लेना होना चाहिए। दूसरा, गलत माध्यम का चयन। हिंदी भाषी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ अंग्रेजी विषय से, इसलिए अंग्रेजी विषय का ही चयन करें। हालांकि ये बात सच है कि सफल विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंग्रेजी भाषा रखने वालों का है, लेकिन हिंदी भाषा से चयन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। आप उस भाषा का चयन करें इस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंक भाषा के चुनाव से नहीं आपके उत्तर लेखन से मिलते हैं। तीसरी गलती है गलत वैकल्पिक विषय का चयन। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन पिछले वर्षों से उस विषय के कितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी संख्या को देखकर करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विषय का चयन अपनी रुचि के हिसाब से करिए। जिस विषय में आप सहज महसूस करें और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख सकें, उसी विषय का चयन करें। गलत मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन आपके जीवन के कुछ बहुमूल्य वर्षों का विनाश कर सकता है, इसलिए हर किसी के अंधभक्त न बने और अपनी बुद्धि विवेक का भी अनुसरण करें। ये सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के लिए दिशा बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे गलतियां बताएगा जो उनका वो साक्षी रहा है, और ये दोनों बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पांचवा है गलत अध्ययन सामग्री। तैयारी में आते ही लोग इस मायाजाल में उलझ जाते हैं और 100% सफलता की गारंटी देने वाली किताबें, चमत्कारी नोट्स इत्यादि खरीदकर अपनी रैक सजाने लग जाते हैं, जबकि आपको एनसीईआरटी, प्रत्येक विषय के 2-3 अपेक्षित किताबें, 2-3 मासिक पत्रिकाएं और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र चाहिए होते हैं। परीक्षा के निकट आने पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट पेपर्स हल करने चाहिए। अगर परीक्षा पास करनी है तो नोट्स के पीछे के दीवान की भूल जाइए। किन्हीं 1-2 कोचिंग के नोट्स तथा किसी अनुभवी अभ्यर्थी के ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करते हैं और आपकी समझ में आ रहे हैं, उतना काफी है। गलत रणनीति। बहुत से लोग कोई भी रणनीति नहीं बनाते हैं या फिर गलत रणनीति बना लेते हैं। अनेक अभ्यर्थी लोगों से पता करके या फिर इंटरनेट की सहायता से सभी अच्छे लेखकों की किताबें ले लेते हैं और बस लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना यह चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की वो सभी किताबें खरीदें जो आवश्यक हैं और उन्हें क्रम से कम 2-3 बार पढ़ लें। साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर नजर डालते रहें। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाए फिर उठाएं सभी रेफरेंस की किताबों को।
7वां, पढ़ने का गलत टाइम। बहुत से मित्रों को देखा है कि जो बस दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स नहीं पास कर पाते। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। आप एक बार में 2 विषय उठाइए और दिन में जितने घंटे पढ़ने हैं उनको 2-2 घंटे के स्लाइड्स में बांट दीजिए। जैसे यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए। फिर 2 घंटे का एक स्लॉट समसामयिकी, न्यूज़पेपर, कंटेम्प्रेरी, इश्यूज आदि को दीजिए और 2 घंटे का समय अपने वैकल्पिक विषय को दीजिए। बाकी 2-2 घंटे के 2 स्लॉट जो 2 विषय आपको पढ़ने दे उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। निरंतरता की कमी। अक्सर जब हम जोश में होते हैं तो निरंतर 10-12 या अधिक घंटे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद बीच बीच में 5-10 मिनट का गैप कर लेते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी एक दैनिक दिनचर्या बनाइए। जो लोग जॉब करने वाले हैं वो उस हिसाब से, और जो सिर्फ तैयारी करने वाले हैं वो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएं और दृढ़ता से उसका अनुसरण करें। 9वां है सोशल में जीवन का त्याग। ये सही है कि यदि आपको अपना अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो जो सोशल जीवन से थोड़ा सा दूरी बनाना ही भलाई है, लेकिन मित्रों और परिवारों से पूरी तरह से दूरी मत बनाइए, क्योंकि जब अकेलापन महसूस होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और वो कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति आएगी। इसीलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखिए। नंबर 10, अपने शौक, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग। ये सोचना गलत होगा कि हमें सफल होना है तो हमारी जिंदगी में मौज मस्ती की कोई जगह नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि आप थोड़ा घूमिए फिरिए, मनोरंजन करिए या फिर कोई खेल जो आपके पसंदीदा हो वो खेलिए। गाना बजाना आदि सब कीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। सप्ताह में 1 दिन या 2 सप्ताह में 1 दिन कुछ घंटे आप खुद की खुशियों को भी दीजिए। जब हमारा मन खुश रहता है और दिमाग शांत रहता है तो हमारे दिमाग की क्षमता का हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल होते हैं। हम गधे नहीं हैं जो हमेशा बस एक ही काम करते रहना है। स्मार्ट स्टडी करिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, भौकाल मारना तो बनता है। मैंने लव गुरु को कहा, बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, भाई एंगेजमेंट कर ले, क्या पता लड़की के भाग्य से तेरा भाग्य भी खुल जाए। लव गुरु ने कहा, एंजल की फैमिली से उसके सेटल हो जाने के बाद में बात करनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद एंजल का जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, क्योंकि वह एक लड़की है तो उन्हें सामाजिक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गिरीश बाबू, यह मन से निकाल लीजिए कि लड़की को इम्प्रेस तो कर ही लिया है और लड़की पहल करेगी। अगर आप भी यही सोचकर बैठे हैं तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह आपको पसंद करती भी होगी तो भी पहल नहीं करेगी। आपको जब भी मौका मिले आप लड़की से अपने दिल की बात कह दें। आप प्रपोज करने में देर न करें। लड़की का दोस्त बनने या फिर उसकी तरफ से पहल करने की उम्मीद करना बेकार है। लव गुरु ने अनुभव का एक बंडल खोलते हुए कहा, गिरीश, तुम अपना प्यार पाना चाहते हो, लेकिन एंजल की हाई स्टेटस नौकरी के आगे तुम्हारा प्यार हार भी सकता है। इसीलिए संभल कर चलना दोस्त। गिरीश भाई, लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पैसे के पीछे पागल होती हैं। ऐसा क्यों लगता है सुमित भैया? जमाना बदल गया है गिरीश। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं बल्कि आजकल फैमिली इनकम मैटर करती है और लव शव बात की बातें हैं। लव गुरु ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा, एक अजीब बात है कि आईएएस और आईपीएस में चयनित 90% अधिकारी अपने संघर्ष के मित्रों से कभी फोन पर बात भी करना पसंद नहीं करते। मिलना तो दूर की बात है। वह अपनी तथाकथित सफलता को इसी नजरिए से देखते हैं कि वह कितने कामयाब हैं, जबकि वह कामयाब होकर भी फेल्स हैं। सफलता का मतलब समाज और दोस्तों से कट जाना नहीं बल्कि जुड़ जाना होता है। वे इतनी बेसिक बात भी नहीं जानते और खुद को 30 मार खान समझते हैं। असल में कोई परीक्षा पास कर लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। आज आप देख लीजिए कि चरित्र और व्यवहार की बात दूर दूर तक नहीं होती है, जबकि खूबसूरती बाजार में बिक रही होती है और पैसा उसे खरीद रहा होता है। आज बाजारवाद के दौर में इंसान की नैतिकता और चरित्र की बात बेमानी सी हो गई है।
लोग सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जिनका हालचाल पहले से ही बहुत अच्छा होता है। मुश्किल में पड़े इंसान के तो लोग नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। भारतीय विदेश सेवा में अभी एक अधिकारी चयनित हुआ जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उस समय छोड़ दिया था जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वह विकलांग हो गया था। एक बात बोलो गुरीश, हैसियत को मिलती है दिल में जगह, तुम जज्बात लिए फिरते हो। हैसियत की क्या बात कर रहे हो? जो देश के सबसे बड़े अखबार में नियमित तौर पर आर्टिकल लिखता है, उसकी हैसियत एक IAS ऑफिसर जितनी भी नहीं होती है क्या? इश्क का रोग जिस छोकरे को लग जाए, उसे प्रेमिका के वादों के सिवाय इस जग के सारे सच झूठ लगते हैं। उस वक्त अगर महबूबा बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं कांटे ही खूबसूरत होते हैं, तो दीवाना अपने घर के हर गमले में फूलों के बजाय कांटों को उगाने का प्रयास करने लगेगा। अरे भाई, IAS ऑफिसर और मंत्री लोग खुद को पृथ्वी का प्राणी नहीं समझते, मंगल ग्रह का प्राणी समझते हैं अधिकतर। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, अपना सरल सहज स्वभाव बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा एक बैचमेट और फ्रेंड नहीं था जो 2 साल पहले हरियाणा कैडर में IPS ऑफिसर बन गया था। आज हमारे फोन कॉल तक नहीं उठाता है। मसूरी की हवा बहुत से लोगों को बदल कर रख देती है। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, अगर बदल जाए यार तो प्यार कैसा। मुझे तो एंजल ने हिदायत दी है कि तैयारी पर फोकस करो, बाकी किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो, ये सब बाद में देखेंगे, पहले 4 अक्टूबर तक ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे खुद सिलेक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए, पहले IAS की नौकरी फिर छोकरी। मैंने कैरियर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। अरे भाई, प्रपोज तो कर दे। प्रपोज करने में कौन सी पढ़ाई आड़े आ जाएगी? अभी मौका है। रिजल्ट की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी को भी अपने प्रपोज करके प्रकट कर दो। दिल की बात को कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। मसूरी की आबो हवा पहले से ही खराब है, ऐसे में पहले बता देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी किसी बात को वो न तो इनकार करती है और न ही हाँ, हर बात मुस्कुराकर टाल देती है। इससे ऐसा लगता है कि वह भी तुमसे प्यार करने लगी है। लव गुरु ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। मैं यह सोचकर कभी उससे नहीं कह पाया कि कहीं इजहार करने से दोस्ती भी न टूट जाए। मैंने कहा, फोन पर आंखें गड़ाए हो, क्या कर रहे हो अभी अभिलाष? लव गुरु ने पास में बैठे अभिलाष से पूछा। क्रश से चैटिंग हो रही है गुरु, व्हाट्सएप के सामने गुलाब का फूल फैल रहा है। मैंने कहा, घास डाल रही नहीं? लव गुरु ने अभिलाष की नब्ज टटोलने की कोशिश की। चैटिंग करने के अंदाज से तो लग रहा है लड़की पढ़ रही है। अभिलाष ने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा। कैसे कैसे, जरा डिटेल से बताओ। लव गुरु ने रुचि जाहिर की। सिग्नल तो यही है कि मैं व्हाट्सएप DP चेंज करता हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ तो 15-20 मिनट में ही सीन हो जाता है। ऐसा हर बार होता है और वह फोटो या स्टेटस पर कमेंट भी करती है। कई बार चैट विंडो में टाइपिंग लिखा हुआ आता है लेकिन मैसेज नहीं आता, ऐसा भी होता है क्या? लव गुरु ने पूछा। हाँ भैया। अभिलाष बाबू, नाम क्या है क्रश का जिसके लिए जिया बेकरार है? लव गुरु ने शायराना अंदाज में पेश किया। नाम तो है प्रतीक्षा, लेकिन मैं उनकी पल भर भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा। चलो दोस्तों, मुझे CP भी जाना है, चलता हूँ, मैंने बातों के क्रम को तोड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं, लव गुरु ने कहा। कुछ सप्ताह बीता। अभिलाष GTB नगर पहुंचकर मेट्रो गेट नंबर 4 पर बैठ गया और घंटे भर एक ही बात सोचता रहा। व्हाट्सएप से प्यार और व्हाट्सएप से ही ब्रेकअप, साथ निभाने की कस्में जो अब टूट गईं। पहले हाय हेलो हाल चाल, अब टाटा बाय बाय। अजीब है यह वर्चुअल इश्क, अजीब है यह सोशल मीडिया का ट्रैप। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद अभिलाष फिर परमानंद कॉलोनी में लव गुरु के फ्लैट पर चला गया, जहां लव गुरु दैनिक जागरण की मसालेदार खबरों का अवलोकन कर रहा था। अभिलाष जी, कैसे हैं आप? बड़ा मूड खराब है यार, मुझे तो प्रतीक्षा ने ब्लॉक कर दिया। इस वर्चुअल जमाने में प्यार में ब्लॉक ना हो तो फिर प्यार का क्या मजा? प्यार में ब्लॉक होकर अनब्लॉक होने वाले को ही ब्लॉकबस्टर कहते हैं, लव गुरु ने कहा। इसके आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। धन्यवाद।